कोशिका में पाचन और उत्सर्जन आदि क्रियाएं बहुत सरल होती हैं। इसीलिए ये सभी क्रियाएं एक कोशिका के द्वारा ही पूर्ण हो जाती हैं। कुछ अन्य एक कोशिक जीवों जैसे कि पैरामीशियम और यूग्लिना आदि में भी सभी क्रियाएं एक कोशिका के द्वारा ही पूर्ण हो जाती हैं। पेड़ पौधे बहुकोशिक जीव हैं। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में पाचन और उत्सर्जन आदि क्रियाएं जटिल होती हैं और इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए बहुत सी कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं का वो समूह जो एक विशेष कार्य करता है ऊतक यानी टिश्यू कहलाता है। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य करने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जैसे फ्लोएम। मानव भी एक बहुकोशिक जीव है। मानव में पाचन, उत्सर्जन या फिर रक्त परिवहन सभी क्रियाएं जटिल होती हैं। इन क्रियाओं को ऊतकों के द्वारा पूरा किया जाता है। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। पौधों और जंतुओं में अलग अलग तरह के ऊतक होते हैं क्योंकि उनकी संरचनाएं और कार्य अलग अलग होते हैं। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं कर सकते लेकिन वृद्धि करते हैं। पौधों में ऊतक पौधों को संरचनात्मक शक्ति यानी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। अब हम जंतु ऊतक की बात करेंगे। जंतु ऊतक के प्रकार हैं एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियम ऊतक जंतु के बाह्य शरीर तथा शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों व गुहिकाओं को ढकते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर यानी लाइनिंग, फेफड़ों की कूपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियमी ऊतकों के बने होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और इन कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या शरीर से बाहर निकलता है वो इन ऊतकों से होकर गुजरता है। विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं। शल्की एपिथेलियमी जंतुओं के शरीर में कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर जहाँ की पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली यानी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल शील की एपिथेलियम कहते हैं। ये बहुत ही पतली और चपटी होती हैं। स्तरित शल्की एपिथेलियमी यानी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, जो त्वचा को कटने और फटने से बचाती हैं। आंत के भीतरी अस्तर यानी लाइनिंग में स्तंभाकार एपिथेलियमी कोशिकाएं यानी कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर अवशोषण तथा स्राव होता है। ये कोशिकाएं अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती हैं।
श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में पक्षमाप यानी सीलिया होते हैं, जो कि ऊतक की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। ये पक्षमाप गति करते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। घनाकार एपिथेलियमी यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है। ये कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, जो एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। दूसरे प्रकार के ऊतक हैं संयोजी ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री यानी मैट्रिक्स में धसी होती है। ये आधात्री जेली की तरह तरल, सघन या फिर कठोर हो सकती है। रक्त के तरल अघात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, ईस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। रक्त गैसों, शरीर के पचे भोजन, हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। अस्थि यानी बोन भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अस्थि मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। ये ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर आघात्री यानी मैट्रिक्स में धसी होती हैं, जो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से स्नायु यानी लिगामेंट नामक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं। ये ऊतक बहुत लचीला और मजबूत होता है। स्नायु में बहुत कम आघात्री होती है। कंडरा यानी टेंडन्स भी संयोजी ऊतक होता है, जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। कंडरा बहुत मजबूत और लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि यानी कार्टिलेज भी संयोजी ऊतक का ही उदाहरण है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आघात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी पाई जाती है। ये ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में पाया जाता है। ये ऊतक अंगों के भीतर खाली स्थान को भरता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। ये ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक भागों में
वसा का संग्रह करता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी रहती हैं। वसा के कारण ये ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। अब हम पेशीय ऊतक के बारे में जानते हैं। पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू या पेशीय रेशा यानी मसल फाइबर लंबी कोशिकाओं का बना होता है। इन ऊतकों की सहायता से जंतु गति करते हैं। पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसके संकुचन और प्रसार से गति होती है। हाथ और पैर में पाई जाने वाली पेशियों को हम इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या फिर गति को रोक भी सकते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। ये पेशियां अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। ये पेशियां हल्के और गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहा जाता है। इन्हें वॉलंटरी मसल कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती हैं। आहार नली में भोजन का प्रवाह, रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन आदि गतियों को हम संचालित नहीं कर सकते और ना ही इन गतियों को हम प्रारंभ कर सकते हैं और ना ही इन्हें बंद कर सकते हैं। आंख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी ऐसी पेशियां पाई जाती हैं। इन्हें अनैच्छिक पेशियां यानी इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ये कोशिकाएं लंबी होती हैं और इनका आखिरी सिरा नुकीला यानी स्पिंडल शेप्ड और एक केंद्रकीय होता है। इनको अरेखित पेशी भी कहा जाता है। हमारा हृदय जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार यानी रिलैक्सेशन एवं संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन करता रहता है। ये कार्डियक पेशियों यानी कार्डियक मसल्स का बना होता है। ये कोशिकाएं बेलनाकार, शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती हैं। एक अन्य जंतु ऊतक है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यूज की कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन कोशिकाओं में केंद्रक यानी न्यूक्लियस तथा कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म होता है। इससे लंबे और पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। ये कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता रखती हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्त होता है जिसको तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं तथा बहुत सी छोटी छोटी शाखा वाले प्रवर्त यानी डेंड्राइट्स होते हैं। तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यूज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला विभज्य ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक। विभज्य ऊतक यानी
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतकों का विभाजन होता है। शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतर्विष्ट। ऐसे ऊतकों को विभाज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। विभाज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ यानी एपिकल, पार्श्वीय यानी लेटरल तथा अंतर्विष्ट यानी इंटरसैलरी भागों में बांटा गया है। शीर्षस्थ विभाज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक जड़ों तथा तनों की वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। पार्श्व विभाज्योतक यानी लेटरल मेरिस्टेम